गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप अपने घर पर आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। ठीक है दोस्तों, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी आपकी पढ़ाई को रुकने हम नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, आप ही के लिए हमने ये पूरा सेटअप तैयार किया और आप अपना घर पर रहते हुए ध्यान से पूरे मन से पढ़ाई को कंटिन्यू अपना करते रखिए। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में जो बात की थी किसकी, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की, वो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई थी कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, डॉल्फिन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लांटिस्टा गंगेटिका, ये मोर्थ है हमारा, ये कमल का फूल, ये बरगद जिसको हम बोलते हैं फाइकस बंधालिसिस, बरगद को क्या बोलते हैं, फाइकस बंधालिसिस। इसको ये कमल का फूल रहेगा आपका, कमल का फूल। कमल का फूल को मैंने आपको क्या बताया था, कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप मुझे अपनी कमेंट में करके बताएं वीडियो के अंदर। ठीक है, कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी राष्ट्रीय नदी रही गंगा, ये हमारा राष्ट्रीय फल रहेगा। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है, आम। आम हमारा राष्ट्रीय फल है और उसका नाम क्या है आपका, मैनिफेरा इंडिका। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, और बाघ का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, हाँ, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मोर, मोर मोर वाला याद है आपको, मोर, पाँव उसके खराब होते हैं। किसके खराब होते हैं, पाँव। मोर के पाँव खराब होते हैं इसलिए वो रोता है, पावोक्रिस्टेटस। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है, पावोक्रिस्टेटस। रुपया, हमारे रुपये को कब अपनाया गया, तो मैंने आपको बताया था जो रुपया है उसको अपनाया गया था आपका 2010 के अंदर अपनाया गया था। ठीक है, और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, डिज़ाइन इसका प्रारूप तैयार जो किया था वो किया था आपका उदय कुमार ने। आई होप आपने पहली वीडियोस पूरी देखी होगी। उसी क्रम में हमारा आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा रहेगा, वो सब चीज़ें इनको कब अपनाया गया। अब पहले तो आपको मैं पूछता हूँ कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कौन सा है आपका, राष्ट्रीय गान। अभी तो आधे बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता होगा कि राष्ट्रीय गीत कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा रहेगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जो राष्ट्रीय गान है हमारा वो है हमारा जन गण मन। ठीक है जी, ये नहीं पता होगा तो बताओ। बाकी इसके अलावा जो इसके अंदर की जो डेप्थ की बातें हैं, देखो आप अगर मेरे साथ में है, कनेक्ट हैं, आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी और वही आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो मैं आपको आज बात जो करूँगा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह की बात हम लोग आज करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय गीत की। किसकी, राष्ट्रीय गीत की, कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है। तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, गुनगुनाना है आपको। राष्ट्रीय गीत है, कोई मैं आपसे कोई ये नहीं कि कोई किसी फिल्म का डायलॉग बुलवाना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वो आप मुझे बताएंगे कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो हमारे जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है आपका, वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है जी, और इसको राष्ट्रीय गीत को जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और वो है क्या हमारा, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। तो ये पूरा आपका राष्ट्रीय गीत होता है। वैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, पहले बात तो ये पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत को जो अपनाया गया, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है जी, अब राष्ट्रीय गीत है क्या, तो आपको लिखना है जी वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्लियर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फिर उसके बाद लिखा किसने, लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ये आपके सामने उनके पिक्स दिखाई भी दे रही होगी आपको। ठीक है जी,
इनको चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपको लिखा मिलेगा इनका नाम, और बंकिम चंद्र चटर्जी भी इनका नाम लिखा मिलेगा। दोनों में से जो आप कर दोगे वही ठीक रहेगा आपका, ठीक है जी। तो वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया। अब वंदे मातरम को जो गाने की अवधि है, जो इसको गाने की जो अवधि है, यानी कि कितने समय में ये गाया जाता है, ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग, गाने की अवधि, वो है आपकी 65 सेकेंड। क्या है जी आपका 65 सेकेंड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो इसको लिया है, इसको लिया कहाँ से गया, तो इसको लिया गया आपका जी सन्यासी विद्रोह से। आनंद मठ एक क्या था, उपन्यास था। जो ये वंदे मातरम है हमारा, वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया है, और ये उपन्यास किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है जी। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसके बाद अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आनंद मठ किस पर आधारित था, तो जो आनंद मठ जो उपन्यास था, ये हमारा एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। क्या आधारित था, आनंद मठ उपन्यास। ये सन्यासी विद्रोह क्या था, देखो थोड़ा समझ लेते हैं। अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो ये वंदे मातरम लिखा था, ये क्रांतिकारियों में, देखो लिखा कब गया था आपको मैं ये भी बताता हूँ आपको। ये हमारा बन करके तैयार हो चुका था आपका, पहली बार कब गया था आपका, ये 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये पहली बार कब गाया गया था, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब ये अधिवेशन क्या होता है, मतलब कि या फिर मैं आगे बताऊंगा। कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी अपना हर साल बैठक करती थी, उन्हीं बैठक को हम लोग बोलते थे आपका अधिवेशन बोलते थे। और हर साल जो कांग्रेस की बैठकें होती थी, यानी कि अधिवेशन जो होते थे, वो अलग अलग जगह पर होते थे और अलग अलग सन में होते थे। तो जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इसको पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। अब मैं आपको ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, जो बात आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली है कि कभी ना कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ होगा। अब ये सन्यासी विद्रोह क्या था, आपको बताने चाह क्या रहा था, वो ये है, लिख तो पहले लिया गया था। अब जब आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में क्या किया था आपका, अंग्रेज हुकूमत ने, अंग्रेज सरकार ने हमारे हिंदू जो तीर्थ स्थल थे, राइट, उन तीर्थ स्थलों पर क्या कर दिया था आपका, तीर्थ कर लगा दी थी, यात्रा कर लगा दिया था आपका, जिसका विरोध वहाँ के सन्यासियों ने किया था। कहाँ के सन्यासियों ने, पश्चिम बंगाल के सन्यासियों ने किया था। उसी विद्रोह के दौरान क्या लिखा गया था आपका, वंदे मातरम, ठीक है जी। और ये वंदे मातरम जो लिखा हुआ था आपका आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा हुआ था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि आनंद मठ नामक उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित था, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इसका हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहीं से लिया गया। इसके गाने की अवधि कितनी है, 65 सेकंड है। इसको कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसको लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। इसके पीछे एक पंगा है, एक विवादित चीज़ क्या है, इसको हमारे भारत के बहुत सारे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो इसको गाने से, जैसे ओवैसी वगैरह है, आप सुना अवैसुद्दीन ओवैसी जो आपका हैदराबाद का, वो इसको गाने से मना करता है। क्यों मना करता है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल का था, मतलब ये जो हमारे चट्टोपाध्याय साहब थे, कहाँ के थे, बेसिकली वेस्ट बंगाल से थे। और पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है। तो इसके एक पार्ट में जो आप लोग पूरा ये वंदे मातरम पढ़ोगे, तो वंदे मातरम के पार्ट में आपको माँ दुर्गा की स्तुति मिलेगी। स्तुति मतलब पूजा, उनका व्याख्या मिलेगी आपको उसमें। तो चूँकि इस वंदे मातरम में माँ दुर्गा का क्या है, वर्णन किया गया, इसलिए मुस्लिम लोग काफ़ी इस चीज़ को गाने से मना करते हैं कि हम अपने अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लेंगे, ना ही हम पूजेंगे।
तो इसके पीछे कंट्रोवर्सी ये है आपकी वंदे मातरम की। खैर हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि कैसे हमारे लिए क्या नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही ध्यान रखना आपको, ठीक है जी। उसके बाद अगर पूछे इसकी भाषा क्या रहेगी, राष्ट्रीय गीत की भाषा, तो भाषा आपको आंसर देना है जी संस्कृत है। क्या है भाषा? संस्कृत। किस भाषा में लिखा वंदे मातरम आपका? ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ आपका। क्लियर दोस्तों? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया, लिखा किसने? अवधि 65 सेकंड। लिया कहाँ से गया? अंडमठ से लिया गया। देखो दोस्त, मैं आपके बार बार रिवाइज इसलिए कराता हूँ ताकि आपके कोई भी पॉइंट छूटे ना। क्लियर? इसलिए आपको भी दोबारा रिवाइज करना है, जितनी ज़्यादा बार आप लोग रिवाइज करोगे उतना आपको अच्छे से याद होगा। और इसको पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये कलकत्ता अधिवेशन में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था, कहाँ पर गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्लियर इतना? चलिए आगे चलते हैं। आगे आप तो डालोगे हेडिंग राष्ट्रीय गान। क्या डालोगे? राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। नेक्स्ट हमारा रहेगा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। ठीक है जी। और वो क्या है हमारा? वो है हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये आपने सभी ने सुना होगा अच्छी तरीके से। तो जो जन गण मन अधिनायक जय है हमारा, ये राष्ट्रीय गान है हमारा, और राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। ठीक है जी, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। अब इसको किसने लिखा? बात ये आती है कि राष्ट्रीय गान को किसने लिखा। तो राष्ट्रीय गान को जो लिखने वाले थे, लिखा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया गया सेम डेट में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है जी। किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया। उसके बाद यहाँ से आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितनी है इसको गाने की? तो आपको सभी को पता है 52 सेकंड है। ये तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकंड। लेकिन इसका एक लघु रूप भी होता है, लघु रूप। इसको जो लघु रूप को गाने की जो अवधि है, लघु रूप को गाने की अवधि मतलब टाइमिंग, समय, कितना समय इसको लगता है गाने में। तो उसके लघु रूप को गाने की जो अवधि है वो है मात्र 20 सेकंड। और अब क्वेश्चन है कि जी लघु रूप क्या है? ये लघु रूप, तो लघु रूप है मेरे भाई, लघु रूप जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है। ये इस तरह से आपका छोटा सा एक बना रखा आपका लघु रूप। तो लघु रूप को गाने की अवधि कितनी है? 20 सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका कि जैसे राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में गाया गया था आपका, ऐसे ही पूछेगा कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसको गाया गया था आपका 1911 में कांग्रेस के, ये भी सेम अधिवेशन था आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि ये जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, ये भी कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में ही हुई थी। कब हुई थी? 1911 में। तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। राष्ट्रीय गान को गाया गया था। मतलब उस टाइम सुनाया गया था आपका। ठीक है जी। 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान अवधि हो गई, ये हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता एग्जाम में कि राष्ट्रीय गान पहली बार किस पत्रिका में छपा था आपका? राष्ट्रीय गान पहली बार किस पत्रिका में छपा था? तो राष्ट्रीय गान जो था आपका वो हमारा तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा था। तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा था। छपा तत्वबोधिनी पत्रिका में
पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा था आपका। क्या छपा था? राष्ट्रीय गान। ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके काफ़ी बार एग्जाम में पूछ रखे हैं। क्लियर इतना? अब ये तो हो चुका आपका सारी चीज़ें। राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। देखो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी कैसे थे? देखो ये जो चेहरा है आपका, ये चेहरा आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। रविंद्रनाथ टैगोर, लंबे लंबे से बाल, लंबी लंबी सी दाढ़ी आपकी, ठीक है जी। इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे भारत के जन गण मन अधिनायक यानी कि राष्ट्रीय गान को लिखा था। अभी जो आपको चेहरा है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपको आगे हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वहाँ पर आपका काफ़ी बार इनका जिक्र आएगा और इनकी दाढ़ी और इनके बाल से हम एक तरीके से याद रखेंगे इनकी उपाधि, ठीक है। अभी रविंद्रनाथ टैगोर को आपको बता दूं, इनकी एक उपाधि मिली हुई थी। अगर आपको लिखना हो, यहाँ पर नोट में 2-1 पॉइंट लिखेंगे आप लोग, तो नोट बना करके 2-1 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या लिखेंगे कि देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का संविधान और संविधान नहीं, किस देश का राष्ट्रीय गान और लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान और लिखा? तो आपको बता दूं मैं, तो जो हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, तो जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान, वो भी किसने लिखा? वो भी हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और उसका नाम क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान का नाम है आपका अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, वो भी किसने लिखा है? वो भी आपका इन्होंने ही लिखा है, क्योंकि ये भी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। और जो आपका बांग्लादेश है वो भारत के इस लोकेशन पे है आपका, ठीक है जी, यहाँ पर। तो ये भी पहले आपको पता है कि ये भी भारत का हिस्सा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता एग्जाम में कि रविंद्रनाथ टैगोर ने और दूसरे किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का लिखा है, कि उसका नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला। दूसरा आपको पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पर आपका इस राष्ट्रीय गान के बारे में, कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा राष्ट्रीय गान हो गया, गाने की अवधि होगी 20 सेकंड होगी, इतना इतना इतना। चलिए ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको पहली बार छापा गया था। इतना ही ठीक है आपके लिए, बाकी तो आपको सभी को पता ही क्या है, कैसे कैसे रहेगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह की। राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम की अगर मैं बात करूं तो देखो ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है जी। ये हमारा नेशनल एम्बलम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह हमारा नेशनल एम्बलम रहेगा। अब नेशनल एम्बलम को अपनाया कब गया? इसको अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया गया मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? नेशनल एम्बलम जो लिया गया, देखो जो आप ये नेशनल एम्बलम देख रहे हो, ये एक सिस्टम बनाया था किसने? सम्राट अशोक। मौर्य वंश कह सकते हैं, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने एक स्तंभ बोलते हैं खंबे को, ठीक है जी, एक पिलर को, एक कॉलम को। तो एक पिलर बनवाया था, कहाँ पर आपका? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका? वाराणसी में। तो सारनाथ, इसको लिया कहाँ से गया? ये लिया गया आपका सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अशोक चिन्ह बोल देते हैं, ठीक है जी। तो जो वहाँ पे पिलर खड़ा करवाया था आपका सम्राट अशोक ने, उसी पिलर को हमने क्या बनाया? अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया, नेशनल एम्बलम बनाया। क्लियर इतना? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सारनाथ, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका? वाराणसी, जिसको हम लोग बोलते हैं बनारस। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ओके, अब इसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में बताया था, आपका राष्ट्रीय वाक्य। तो राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा? हाँ जी, राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा? राष्ट्रीय वाक्य सर जी लिख तो रहा है, क्या लिख रहा है? सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है।
तो नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा होता है? राष्ट्रीय वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते। और ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो पार्ट 1 है हमारा, कि सत्यमेव जयते जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया हमारा मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपका प्रीवियस क्लास में, कि टोटल जो उपनिषद हैं वो कितने हैं? 108 हैं। और उन 108 में से जो मुंडको उपनिषद है उसी में से एक ये वाक्य लिखा हुआ सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। क्लियर? और ये भी मैंने आपको बताया था कल क्लास में, लास्ट क्लास में, कि मुंडको उपनिषद का जो संबंध है वो किससे है? वो है आपका अर्थव्यवेद से। अर्थव्यवेद से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और दूसरा भी पूछता है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है, जो उसकी लिपि क्या है? वो किस लिपि में लिखा हुआ है? तो उसकी लिपि है देवनागरी। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ये आपको ये जो लिपि है इसको बोलते हैं हम लोग देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। इतना क्लियर आपको? आगे चलते हैं। जो राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा हमारा, अब जो राष्ट्रीय चिन्ह है आप देख रहे होगे, इस पर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय चिन्ह पर कितने पशुओं का चित्र अंकित है? राष्ट्रीय चिन्ह पर, नेशनल एम्बलम पर कितने पशुओं का चित्र अंकित है? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर आपके 4 पशुओं का चित्र अंकित है। कितने का? 4। अब 4 पशु कौन कौन से हैं? 4 पशु हैं जी आपके, पहला शेर, दूसरा बैल, तीसरा हाथी और चौथा रहेगा आपका हाथी, बैल, शेर, एंड उसके बाद आपका एक रहेगा जी शेर, बैल, हाथी, उसके बाद घोड़ा। क्या रहेगा? घोड़ा। तो हमारे नेशनल जो एम्बलम है उस पर 4 पशुओं का चित्र अंकित है, शेर। और शेर ये है कहाँ पर? देखो, ये तो आपको यहाँ पर बता दूँ, पहले आपको 4 शेर हैं। पहले नेशनल एम्बलम पर कितने शेर रहेंगे? 4। 3 इसके, एक इसके पीछे रहता है, इस वाले के पीछे। ये आपका घोड़ा है। ठीक है जी। यहाँ पर क्या आपका ये घोड़ा रहेगा। मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ। और आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी अभी तक, कि जो हमारा, देखो, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह पर अशोक चक्र भी आपका अंकित रहेगा। ठीक है। और यहीं पर आपका एक हाथी, आपको दिखाया जा रहा है हाथी। तो राष्ट्रीय चिन्ह पर जो हाथी होता है वो हाथी पीछे की तरफ होता है, जो जनरली आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन इस पर हाथी भी अंकित होता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह पर कितने पशु का चित्र अंकित रहेगा? 4 का। हाथी, बैल, घोड़ा एंड उसके बाद शेर। अब बाकी के और कहाँ रहते हैं आपके? मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो, रटना नहीं है, समझना है। मैं आपको क्या बताया? रटना नहीं है, समझना है भाई। ठीक है जी। अभी देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है घोड़ा और ये है आपका बैल। घोड़ा, बैल और जो चक्र है इसके पीछे आपका रहता है हाथी का, और चौथा आपका रहता है इसमें शेर। तो इसमें कितने पशु चित्र अंकित हो गए? 4 के, शेर, बैल, हाथी और घोड़ा। यहाँ पर आपको जब बता दूं मैं, बैल को कई जगह क्या लिख देता है? वो आपको लिख देता है वर्षभ, या इसको लिख देता है आपका सांड। क्या लिखता है आपका? सांड भी लिख देता है। क्लियर? तो कुछ भी आपको मिले, ये आपको एक ही नाम रहेगा, इसके पर्यायवाची रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस पर 4 पशुओं के चित्र अंकित रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो चुका है नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। कितने पशु अंकित हैं इस पर? तो इस पर 4 पशु अंकित हैं, शेर, बैल को हम लोग वर्षभ भी कहते हैं या सांड भी कहते हैं, हाथी और उसके बाद घोड़ा। क्लियर इसमें? अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना इस पे। तो राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग। तो आप लोग डालेंगे हेडिंग नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज क्या है आपको सभी को पता है, जो सबको जान से क्या रहा है हम सबको, क्या है जी? तिरंगा है। अब पहला क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो उसको अपनाया गया था आपका, बता चुका हूँ मैं पहले पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ मैं, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है जी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को अपनाया गया था। अब अपनाया गया था मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब दोस्तों देखो ये है आपका जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज में काफ़ी सारे बदलाव किए गए। कैसे बदलाव किए गए मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, पहले तिरंगा ऐसा नहीं था, तिरंगे में काफ़ी बार बदलाव किए गए और उन बदलावों के फलस्वरूप क्या होता है, कोई चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि हमारे तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था पहले 1857 में, पहले ऐसा था, 1906 में ऐसा हुआ जिसमें आपका कमल का फूल भी है, चांद सूरज वगैरह बना रखे हैं, फिर आपका इसमें चांद सितारा आया 1907 के आसपास। उसके 1917 में आपका इस तरह से तिरंगा रहा है, यही तिरंगे ही हैं हमारे, इसी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज था पहले ये, अलग अलग समय पर। फिर उसके बाद 1921 में इसमें चरखा आया, ठीक है, और उसके बाद 1931 में फिर इसमें दोबारा से चरखा आया, इस पर सड़ कर दिया गया। फिर 1947 में, मैंने आपको डेट लिखवाई ना ये, कि 22 जुलाई 1947 को 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने खड़ा करके तिरंगे को दिखाया कि आज के बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडा हमारा क्या रहेगा, वो तिरंगा रहेगा। तो फाइनल जो हमारा तिरंगा जिसको आप लोग देखते हो वर्तमान में, वो 22 जुलाई 1947 को बन करके तैयार हुआ, ठीक है, और इस तरह से आपको इसमें ये स्वरूप तैयार हुआ। क्लियर इतना? तो अपनाया कब गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जब इतने सारे पहले प्रारूप थे, राइट, तो इस प्रारूप को तैयार किसने किया, यानी कि जो वर्तमान आपका तिरंगा इसको बनाया किसने, कैसे बनाया गया, ठीक है। तो इसका जो स्वरूप तैयार किया, जिसको चित्रण किया, चित्रण नहीं कहेंगे इसको, इसका जो स्वरूप तैयार किया, स्वरूप तैयार किया, वो स्वरूप तैयार किया आपका पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप किसने तैयार किया, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, का जो रेशो है वो कितना रहता है आपका, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना रहता है आपका, वो रहता है आपका जी 3:2। ये 3:2 से मतलब क्या होता है? देखो जब आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है, अगर उसकी आपने चौड़ाई, अगर चौड़ाई आपने 2 फीट रखनी है तो उसकी लंबाई आपको कितनी रखनी पड़ेगी, आपको 3 फीट रखनी पड़ेगी। अगर आप इसकी चौड़ाई 2 मीटर रख रहे हैं तो आपको इसकी लंबाई 3 मीटर रखनी पड़ेगी, यानी कि इसी रेशो में रहेगा आपका। यानी कि अगर आपका झंडा 20 फीट चौड़ा है तो आपका जो झंडा रहेगा वो 30 फीट लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना रहता है आपका, 3:2 रहता है। क्लियर दोस्तों? अब बना दिया पिंगली वेंकैया ने, अपना लिया गया 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया। और इसकी लंबा चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया, 3:2 जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या इससे पहले भी हमारे तिरंगे को कभी कहीं फहराया गया था? तो अब कौन सा देना जी, हाँ, जो हमारा तिरंगा था देखो अपनाया तो इसको अब गया, लेकिन पहले ही इसका स्वरूप तैयार हो चुका था और उसको फहराया गया था आपका। इसमें लिखेंगे आप लोग, इस तिरंगे को, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 31 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, कहाँ पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को फहराया गया था। कब फहराया गया था? प्रथम बार, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को फहराया था। फहराया किसने था, यानी कि इसको दिखाया किसने था, वो फहराया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि भारतीय ध्वज तिरंगे को पहली बार कहाँ पर फहराया गया था, ये आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद बारी आती है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इस तिरंगे को इस तरह से जो बनाया गया, देखो हर चीज़ को बनाने के पीछे एक खास क्या होता है, एक खास लॉजिक होता है, खास चीज़ें होती हैं। तो उसके बनाने के पीछे रीज़न क्या था आपका, तो उसके बनाने के जो पीछे रीज़न था, इसमें जो कलर दिए गए हैं हमारे, कलर से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हमारे, कि इसके पीछे हमारे
तिरंगे में जो ऊपर रंग है उसको केसरिया बोलते हैं हम लोग, सैफरन। बीच में आपका वाइट सफ़ेद है हमारा, और नीचे रहेगा आपका ग्रीन हरा, आप सभी को पता है। लेकिन ऐसा, और ये भी आपको पता होगा कि इसके मतलब क्या रहेंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ आपको बताना, ठीक है जी। क्योंकि देखो, आप हमारे बीच में हर एक तरह का स्टूडेंट बैठा रहता है। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को पहले काफ़ी बार पढ़ रखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे आप में से जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो नुकसान किसी का ना हो, क्योंकि हमें ज्ञान है, हमें नॉलेज है, हमें अपना ज्ञान से मतलब नहीं है, हमें आपको सिखाना, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी चीज़ को ये मत सोचें कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा आता है या मेरे तो बकवास चीज़ें मुझे सब पता है, ऐसा मत करें। जितनी बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे उतना आपका माइंड इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग तरीके से याद रखेगा। और ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लास में कि इंसान जो ठोकर खाता है ना, जो गलती करता है, ठोकर जो खाता है, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से खाता है, पहाड़ से नहीं खाता। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है दोस्तों कि आप छोटी छोटी जो गलतियाँ करते हैं, ये छोटी छोटी गलती आपके एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट ना बनने का कारण होती है। आप सोच सकते मुझे आता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसके जो रंग है, इन रंगों का मैं सुलिट करता हूँ, इन रंगों का मतलब क्या है, इसका अर्थ पूछता है, ठीक है। अगर आप अपने कॉपी पर आपको बनाना हो तो अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। छोटा सा मैंने भी बना दिया, अपना बना लेना आप लोग सही से। मुझे तो ड्राइंग में से ज़्यादा कुछ खास आती नहीं है, ठीक है ना। हंसी मत उड़ाना कि सर ने कैसा बनाया, तो भाई बस पर्पज़ क्या रहेगा, आपको समझाने का पर्पज़ रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है हमारा, ये तिरंगा ऊपर कलर कौन सा है इसमें, केसरी, नीचे सफ़ेद, और यहाँ पर कौन सा रहेगा आपका, हरा, क्लियर। और यहाँ पर यह अशोक चक्र है आपका, अशोक चक्र। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप क्वेश्चन पूछेगा। तो जो केसरी रंग है, केसरी रंग किसी का प्रतीक है आपका, तो ये आपका स्टैंड फॉर इक्वेशन, डेस्टिनेशन एंड करेज एंड सेक्रीफाइस। आप सिंपल भाषा में देख लीजिएगा आप लोग कि जो केसरी रंग है हमारा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? त्याग एंड बलिदान का। किसका प्रतीक है केसरी रंग? त्याग और बलिदान का। सफ़ेद शांति का प्रतीक है। सफ़ेद किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और हरा किसका है? समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि एंड हरियाली का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में यहाँ से आपका कि केसरी रंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का प्रतीक है, तो आपका त्याग और बलिदान का, सफ़ेद शांति का, हरा समृद्धि एंड हरियाली का। अब इसके बीचों बीच जो आपका ये अशोक चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र जैसे 2 क्वेश्चन पूछता है कि अशोक चक्र का क्या रहेगा आपका, तो अशोक चक्र का जो रंग है वो आपको में नीला है। अगर अशोक चक्र के रंग को अगर हम मिलाएं तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में टोटल 4 रंग हो जाते हैं। कितने रंग हो जाते हैं? 4। अगर हम किसको मिलाएं? इसके नीले रंग को मिलाएं, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली गिनते कितने? 3, केसरी, सफ़ेद और हरा। उसके बाद अशोक चक्र का जो रंग हो गया नीला हो गया, नीला रंग। और उसके बाद अशोक चक्र में कुल कितनी तीली हैं? तो यहाँ पर जो तीली हैं वो कितनी है जी? आपका 24 तीली हैं, 24 तीली हैं, क्लियर। और 24 तीली से मतलब क्या होता है कि आपका 24/7 क्रियाशील या प्रगतिशील रहे, क्रियाशील या प्रगतिशील रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अशोक चक्र इसमें है, नीला रंग उसका रहेगा, तेली कितने रहेंगे? 24, जो आपका कि हमेशा क्रियाशील तथा प्रगतिशील रहने का हमें क्या देता है? आश्वासन देता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो झंडा गीत रहेगा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखना है, झंडा गीत। नेक्स्ट आपके रहेगा झंडा गीत। हमारा जो झंडा गीत है वो है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये हमारा क्या है? ये हमारा झंडा गीत है, ठीक है जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। ये आपका गीत रहेगा, झंडा गीत बोलते हैं इसको। और इसको लिखा किसने है? ये लिखा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ये क्वेश्चन भैया आपका एनटीपीसी ने पूछ रखा, आपका रेलवे में पूछा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा को किसने लिखा, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा, ठीक है।
तो ये आपका हो चुका है राष्ट्रीय ध्वज एंड राष्ट्रीय गीत। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय, यहाँ पर आपको नोट में एक पॉइंट और लिखना है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, पॉइंट लिखेंगे आप लोग यहाँ पर कि अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद 19A के तहत, हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना जो हम फहराते हैं, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके काय में, जो हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की बात कर रहे थे। आपके सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो चुके हैं कंप्लीट। अब इस वीडियो को, इस वाली वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो को जो पार्ट 1 है, उन दोनों को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और दो बार देखेंगे, कम से कम दो बार देखेंगे अगर आप लोग, तो आई प्रॉमिस कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसे मिस नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं तो ये आपको सब देख ही लिया है आपने, जनगणना अधिनायक, सारी चीज़ें आपको मैं करा चुका हूं, कोई भी चीज़ आपको इसमें छुट्टी नहीं है, बस मेहनत आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, बिना मेहनत किए देखो कहीं कुछ नहीं होगा ज़िंदगी की किसी भी पार्ट में। आपको अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत ही करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी लाइफ के लिए। नमस्कार।